नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं सरकार बनने के बाद, आपको ये भी सुनवाते हैं। नित्यानंद राय जी की बड़ी भूमिका नित्यानंद राय जी आपकी रही जब आपने अपने सहयोगियों को जोड़ा, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो। देखिए, बिहार के लिए जरूरी था, बिहार के विकास के लिए, बिहार के गौरव के लिए, और बिहार में जिस प्रकार से आरजेडी के लोगों ने तांडव मचा रखा था उससे नीतीश कुमार जी परेशान थे और बिहार वासी भी परेशान थे। इसलिए जरूरी था कि हाँ, बिहार के विकास के लिए यहाँ एनडीए की सरकार बनी। और अब आपके मन में सवाल होगा कि बिहार कितना बदल गया। आइए अब देखते हैं कि बिहार में जो बड़े चेहरे और खेमे हैं उनकी स्थिति कितनी अब बदल जाएगी इस सरकार के आगे बाद। सत्ता बनी रहेगी, सियासी साख कमजोर पड़ेगी नीतीश कुमार की। इसके अलावा तेजस्वी यादव की आरजेडी की बताएं तो सत्ता गंवा दी, सहानुभूति की उम्मीद आरजेडी के पास, तेजस्वी यादव के पास बनी रहेगी। बिहार बीजेपी नीतीश की बैसाखी फेंकने का मौका एक तरह से निकल गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर जीतन राम मांझी की स्थिति देखें तो गठबंधन में दो बड़े दलों के होने से स्पेस कम मिलेगा जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी को। और आपको ये भी बता दें कि ये फैक्टर्स हैं, नीतीश ने क्यों पलटी मारी ये भी आप जान लीजिए। 7 वजह क्या है, ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, पूरा घटनाक्रम हुआ, इसकी 7 वजह। पहला, तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव था नीतीश कुमार पर। दूसरा, लालू प्रसाद यादव की दखल लगातार बढ़ रही थी इस सरकार में। तीसरा, महागठबंधन में मतभेद उभर कर सामने आ रहे थे। चौथा, जेडीयू के अंदर अविश्वास का माहौल पसर रहा था। और पांचवा, इंडिया का प्रयोग फेल होता दिखाई दे रहा था। और छठवां, इंडिया के जो दलों ने तवज्जो तक नहीं दी, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। और 7वीं बड़ी वजह क्या है कि बीजेपी की जो हैट्रिक है इसकी सूरत में मुश्किलें और बढ़ती चली जाती। तो ये 7 वजहें हैं रुपेश, जो कि बताती हैं कि नीतीश के लिए ये वक्त मुफीद था कि वो पाला बदल ले और एनडीए के साथ हो जाए। देखिए, बिल्कुल बहुत मुफीद था, दोनों के लिए बहुत मुफीद था। खासकर बिहार में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सही समय था और सही चुनाव बीजेपी के लिए 2024 की लिहाज से, और नीतीश कुमार के लिए कि जो आपने 7 वजहें बताई हैं वो सटीक वजह है। वो अपनी कुर्सी खो नहीं सकते हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार अपने बेटे के लिए दबाव बना रहे थे और लालू प्रसाद के परिवार ने पिछले दिनों एक घटना की और जिस तरीके से उनकी दखलंदाजी हुई, कई ऐसे मौके आए हैं कानून और व्यवस्था को लेकर के जिसमें 10 सर्कुलर रोड की दखलंदाजी भी खल रही थी नीतीश कुमार को। तो ये जो 7 वजहें हैं वो बिल्कुल सटीक वजह है। और अगर थोड़ा और माइक्रो लेवल पे जाएं तो नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि उनका अपना जो कोर वोट बैंक है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सेंधमारी की है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। ये जो उनका कोयरी कुर्मी या फिर लौकुश समीकरण था, उस समीकरण में ज़बरदस्त सेंधमारी हुई थी। जो कुर्मी का उपचुनाव हुआ था उसमें यह साबित हुआ कि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक वो या तो खिसक रहा है या फिर बीजेपी ने उसमें जबरदस्त सेंधमारी की है। और पूरी कमाई, पूरी जो राजनीतिक पूंजी है नीतीश कुमार की वोट बैंक के लिहाज से, उनकी अपनी छवि के इतर, वो वही है। अगर वो खिसक जाए तो राजद के साथ रहते हुए भी राजद, उनका जो एमवाई समीकरण है वो इंटैक्ट रहता है, चाहे वो सरकार में रहें ना रहें। 2019 में उनके पास एक भी लोकसभा सीट उनके हिस्से नहीं आई थी, लेकिन 16% का जो उनका आंकड़ा था, जो 16% उनके पास जो वोट बैंक है वो उनको वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी 30 से 33% पिछले 3 दशक से अगर देखें तो वोट प्रतिशत में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता है। इसलिए इन तीनों दलों को पता है कि सभी अपने अपने वोट बैंक को लेकर ही अपनी जगह पर हैं। और ऐसे में अगर किसी एक का वोट बैंक खिसकता है तो 2024 के लिए भी नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगी और सबसे ज़्यादा मुश्किल बहुत बड़ी चुनौती होगी। मुश्किल के साथ साथ चुनौती होगी। रुपेश, आपने ठीक कहा कि जनाधार इस तरह से जेडीयू का नहीं बढ़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इंटैक्ट रहे नीतीश कुमार और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। पाला बदलने के बाद नीतीश कुमार पर कई तरफ से हमले हो रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश की पलटी मार जो राजनीति है वो फिर से जाग गई है। तो वहीं ओवैसी ने बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी को एक साथ निशाने पर लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया। और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं हैं और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को
और देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को तीनों को बिहार की जनता से माफ़ी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो वैसी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं। इस बीच आपको बता दें, हमारे सहयोगी ने एक और प्रतिक्रिया ली है एक और नेता से। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सरकार बनना जरूरी था कि बिहार की रफ्तार विकास की बिल्कुल ठप हो गई थी। यादव जिंदाबाद था, पूरा नारकी हो गया था। नीचे करो ना यार लोगों। और मैं समझता हूँ उससे निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और अभी जनता दलियों के संयुक्त रूप से जो हमारे लाइफ पार्टनर के साथ सरकार बनी है, मैं समझता हूँ कि गरीबों के सपने को साकार करने के लिए मोदी जी का जो संकल्प है, कल्याणकारी योजनाओं का। तेजस्वी कह रहे कि खेला होना भी बाकी है। खेला हो गया हम लोग। रामकृपाल यादव को आपने सुना। और सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी का हमला सामने आया है। जिस सीएम के पास विजन नहीं, उससे काम कराया, थके हुए सीएम से काम करवाया गया, ये तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं। अभी खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। 2024 से पहले जेडीयू खत्म होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि आरजेडी के साथ है जनता। इस बीच शपथ समारोह के बाद बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है उनका, ये आपको सुनवाते हैं। बढ़िया, और मुझे लगता है बिहार में एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता थी, और जो कुछ भी बिहार के लिए बढ़िया होगा, देश के प्रधानमंत्री वही निर्णय लेते हैं, और एक अच्छा वातावरण बिहार में दिख रहा है। मैं समझता हूं कि जो बिहार के लिए भलाई होगा वो रास्ता दिखेगा। पता नहीं किस बात का एंड, उनका तो एंड हो ही चुका सरकार में। और आई कैन। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इंडिया में क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश रची। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते हैं, और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको, और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पर आगामी लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटों को प्राप्त करने के लिए बिहार में हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे विपक्षी का, और निश्चित तौर पर 40 की 40 सीटें पूर्व की भांति नरेंद्र मोदी की झोली में देंगे।
और बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है। चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी, सिर्फ खेला ही ना हो, बिहार में काम भी होना चाहिए। चिराग पासवान ने बड़ी बात कही। भाई खुशी इस बात की है कि बिहार को एनडीए की सरकार मिली है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार मिली है। और जैसा प्रधानमंत्री बोलते भी हैं कि डबल इंजन की सरकार में कार्य धरातल तक पहुंचता है। ऐसे में मैं मानता हूं कि जितनी भी गरीब जन कल्याण की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की जितनी भी विकास की सोच है, अब उसको धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे। भाई मौजूदा अगर आप समीकरणों की बात करें तो उस हिसाब से तो मैं मानता हूं कि 40 की 40 सीटें मौजूदा जो अब परिस्थिति बन गई है एनडीए की, शंका हम लोग को पहले भी कभी नहीं थी, बट अब ये है कि अब जीत के मार्जिन हर सांसद के काफी ज्यादा होंगे। 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। तो चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि सिर्फ बिहार में खेला ना हो, काम भी हो। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए, रजनीश हैं, रूपेश हैं, पंकज झा भी हैं। रजनीश, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है क्योंकि बिहार में कास्ट फैक्टर बहुत काम करता है, तो जो पलटी नीतीश कुमार ने मारी है या नई सरकार बनी है, लोग इसे कैसे देखते हैं? क्या ये वोट पे कन्वर्ट हो पाता है या असर कितना देखते हैं? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कुर्मी जाति से आते हैं, तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, लोगों को आदत पड़ गई है बिहार में इस तरह की राजनीति का अनुभव वो करते रहते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2013 में पहली बार नीतीश कुमार अलग हुए थे एनडीए से, उसके बाद ये सिलसिला कई बार चला और ये आज तक जारी है। तो बिहार के लोगों को इसकी आदत हो गई है और चुनाव के नतीजों पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेंड है 2005 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद से यही देखा जाता है कि दो बड़ी पार्टियां अगर मिल जाती हैं तो उनकी सरकार बन जाती है। पहले ये बीजेपी और जेडीयू के साथ होता था, लेकिन 2015 में जब महागठबंधन बना तो अकेले आरजेडी को 80 और नीतीश कुमार की पार्टी को 72 सीट मिल गई और कांग्रेस पार्टी भी 30-35 से ज्यादा की सीटों पर वो पहुंच गई थी। तो लोगों को, राजनीतिक दलों को ये मालूम है कि जो वोट चंक है वो उनके साथ कैसे रहेगा, कैसे इंटैक्ट रहेगा। तो जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो तीन बड़ी पार्टियां हैं, उनका अपना वोट बैंक बहुत सिक्योर है। तो और कहने का मतलब है, सीधी सी बात है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को ये आदत पड़ गई है कि इस तरह बिहार में पलटी होगी सरकार की और कभी भी कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं के बादल खुले हुए हैं। और रुपेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप तो इतना ज्यादा बिहार को जानते हैं, समझते हैं, गली गली कूचे कूचे में जो राजनीति होती है, क्या फर्क पड़ता है वाकई लोगों? क्योंकि नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना को एक तरह से अपना ट्रम्प कार्ड बनाया इन चुनावों। वो इंडिया गठबंधन के पास भी लेके गए, लेकिन वहां दाल गली नहीं। देखिए, वो भी एक चुनावी तैयारी थी और लालू प्रसाद ने 2015 के चुनाव में जो आरक्षण का मुद्दा उन्होंने छेड़ा था, मोहन भागवत का एक बयान आया था और उसके बाद से उसी मुद्दे को लेकर कि आरक्षण समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आएगी तो बिहार में आरक्षण, देश भर में आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और उनको लगा कि ये उसका परिणाम था कि उन्हें 81 सीटें हासिल हुई थी। अब जो इस बार चुनाव की तैयारी थी, जातीय जनगणना जो कराई गई, वो भी उसी तैयारी का एक हिस्सा था कि जाति के आधार पर बिहार में चुनाव हो, खास करके जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो तो जाति का मुद्दा, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां जाति सब कुछ तय करती है, खासकर राजनीति में। और ये जाति है कि जाति नहीं कहते हैं, और बिहार के किस्मत में ये चस्पा है कि जाति के आधार पर किस क्षेत्र में कौन सा, किस जाति का बहुल क्षेत्र है और वहां कौन सा उम्मीदवार फिट बैठेगा। ये सेटिंग गेटिंग जिसको कहते हैं, बहुल क्षेत्र, जाति बहुल क्षेत्र और उसी जाति का उम्मीदवार, ये बिहार की किस्मत है और इसी आधार पर आप कुछ भी कर लें। बिल्कुल, बड़ी बात रुपेश आपने बताई। दो बड़ी बातें, एक तो सेटिंग गेटिंग और ये जो जाति है वो जाति नहीं, इसी पर ही बिहार की राजनीति आधारित है। और शपथ लेने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बयान दिया है, क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने शीर्षस्थ नेतृत्व, खासकर देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर विश्वास किया है और उनके विश्वास और उनके जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरे। बिहार की जनता की जो भावना है, बिहार के अंदर जो वातावरण है, नकारात्मक वातावरण को हटा करके एक सकारात्मक वातावरण बनाने का, और ऐसे भी
अब रामलला विराजे हैं तो सकारात्मक ऊर्जा अयोध्या से हमारे बिहार माँ जानकी की भूमि तक आएगी और एक माहौल बनने का वातावरण बना है। एनडीए सरकार फिर से सुशासन स्थापित करेगा। हम कुछ ही देर में ब्रेक की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन पंकज आपसे आखिरी सवाल है, आप कितना महसूस कर पाते हैं जब भी आप बिहार जाते हैं, जनता को कितना फर्क पड़ता है? जैसा कि रुपेश से बात हो रही थी, सेटिंग गेटिंग या जाति नहीं, जाति फैक्टर कितना हावी है बिहार पर? इसे आप भले ही त्रासदी कह लें, पर यह है सच कि बिहार में धर्म का फैक्टर नहीं चलता है, यहाँ जाति का ही फैक्टर चलता है। हिंदी पट्टी के दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का पहला जो बनाया था फॉर्मूला, जब उन्होंने पिछड़ों में पिछड़ा, अति पिछड़ा किया, दलितों में दलित और महादलित किया, और अपनी 3% जो कुर्मी जाति है उसके होने के बावजूद भी वो हमेशा से निर्णायक स्थिति में रहे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधे जाति का हिसाब जोड़ लीजिए, उस पार्टी का बेस वोट जितना है और जिस हर नीति चले जाते हैं। माफ कीजिए पंकज, आपको रोक रही हूं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका भी, साथ में रुपेश आपका, रजनीश आपका। बिहार में आज से फिर नीतीश सरकार है, सरकार बदली है क्योंकि अब एनडीए के साथ सरकार है नीतीश कुमार की, और ऐसे में नया अध्याय भी बिहार में शुरू हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी।